ओके। अच्छा, तो हम लास्ट क्लास के अंदर मैंने कॉपी शो की थी और कॉपी शो करने के बाद मैंने टैक्सेशन का पोर्शन स्टार्ट किया था। ठीक है। और उस टैक्सेशन के पोर्शन के बाद आपको उसका थोड़ा सा मैं रिव्यू ले लेता हूँ कि मैंने टैक्सेशन के पोर्शन में क्या क्या चीज़ें की हुई थी। ठीक है। आई एम श्योर कि मेरी स्लाइड पे प्रोजेक्ट ऑफ ई फाइलिंग इनकम टैक्स आता है, ये तो छोड़ दे, ये तो हमने नहीं करना था। अच्छा, क्लासिफिकेशन के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, ये भी हम कवर कर चुके थे। और क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या कवर किया हुआ था? क्लासिफिकेशन के अंदर हमने ये कवर किया हुआ था कि इनकम टैक्स क्या होता है, जनरल सेल टैक्स वगैरह और क्या आइटम्स होती हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इंडायरेक्ट ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके थे। ठीक है। नाउ, अच्छा, फिर इसके बाद आप मैं ये कि इनकम टैक्स मैं रिवाइज नहीं कर रहा, सिर्फ आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये हम फेस टू फेस क्लासेस के अंदर चीज़ें कवर कर चुके थे। आई थिंक मुझे इस सेटअप को थोड़ा सा रीएडजस्ट करना होगा ताकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्वायरीज वगैरह के लिए आज से साथ साथ कर सके। एक मिनट मुझे दें सेटिंग्स में। इफ़ एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, हैंड रेस कर रहा होगा। और अगर हैंड रेस करेगा तभी मैं, ठीक है, उसके सवाल का जवाब दे रहा हूँगा। अदरवाइज चैट टाइप करके कोई क्वेरी नहीं हो रही होगी। पहले हैंड टाइप करेंगे, फिर मैं कहूँगा कि आप चैट में टाइप करें या वर्बली माइक ऑन करके पूछे। मैंने माइक अलाउ कर दूंगा उस पर्सन को। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बाय बेसिक सेटिंग्स वगैरह को एडजस्ट कर दिया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मुझे याद आई, अगर मैं उसको यूं करने के बजाय यूं कर लूँ, शेयर स्क्रीन, शेयर सिस्टम ऑडियो, शेयर इंटायर स्क्रीन। ओके, हियर इट इज लाइट। अच्छा, चले। यस। अच्छा, प्रोजेक्ट ऑफ ई फाइलिंग, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि ये चीज़ें मैं शो कर दूंगा प्रॉपरली नेक्स्ट के लिहाज से। उसके बारे में मुझे क्लास के एंड में याद दिलाइएगा ताकि आप अपने तौर पे पूरे ईद की जो नेक्स्ट वीक क्लास शायद ना हो सके। नहीं, नेक्स्ट वीक क्लास हमारी होगी। हाँ, नहीं, नेक्स्ट वीक क्लास नहीं हो सकेगी। उसके बाद जब हम मिल रहे होंगे तो उस वक्त तक आपको 2 हफ्ते के टाइम में इसके बारे में सोचना है, तो वो मैं ब्रीफ कर दूंगा। अच्छा, हमने लास्ट क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ टैक्सेशन डिस्कस किया था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जो जिस शख्स पे लगाया जाए उसी वही शख्स इसको अगर उसी पर इसका इम्पेक्ट आ रहा होगा तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे कंफर्म करें रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? यस है। ठीक है। हाँ। सो इनडायरेक्ट टैक्स या कौन से टैक्सेस होते थे जो जिस शख्स पे लगाया जाए उसके ऊपर वो उस पे पे ना करे, वो किसी और से पे करके कह रहे हो। तो हम ये भी कवर कर चुके थे, ये भी कवर कर चुके थे। ठीक है। देन हमने इंसिडेंट ऑफ टैक्सेशन के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शन टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स डिस्कस किया था। ये क्या था कि अमाउंट अगर कम हो, ठीक है, लेट्स से 1000 हो तो हम उसके ऊपर 1% लगा रहे हैं, लेकिन अगर अमाउंट 2000 हो तो उसके ऊपर 2% हो। अमाउंट 5000 हो इसके ऊपर 3% हो। और अमाउंट अगर 10,000 हो उसके ऊपर लेट से 5% हो। तो जैसे जैसे अमाउंट इंक्रीज होगी, ठीक है, टैक्स परसेंटेज इंक्रीज होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। फिर सेकंड टैक्स क्या था? इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट लेवल, अमाउंट लेवल कुछ भी हो लेकिन परसेंटेज फिक्स ही रहे, या 2% हो या 3% हो। ठीक है, तो 1000 पे भी 2% लगेगा और 10,000 पे भी 2% लगेगा। इस तरह की रिजीम को बेसिकली हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स रिजीम। और तीसरी चीज क्या थी कि जैसे जैसे अमाउंट इंक्रीज होगी लेकिन परसेंटेज क्या होती जा रही हो? डिक्रीज होती जा रही हो, या अमाउंट क्या हो रही हो? फिक्स हो। अमाउंट क्या हो? फिक्स हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेसिव टैक्स रिजिम। मैंने ये तीनों तो कवर कर लिए थे। अच्छा, एज पर कलेक्शन, विथहोल्डिंग टैक्स, एडजस्टेबल टैक्स, इसको मैं अगली दफा जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उस वक्त डिस्कस करूंगा। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मैंने उससे किसी स्टूडेंट ने पूछा था तो मैंने उसका आंसर दिया था सैलरी के लिहाज से कि विथहोल्डिंग टैक्स या एडजस्टेबल टैक्स वगैरह बेसिकली क्या चीज़ें हैं।
ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल के साथ इन चीज़ों को हम वापस रिव्यू ले लेंगे कि विथहोल्डिंग टैक्स क्या होता है, नॉर्मल टैक्स क्या होता है, और विथहोल्डिंग टैक्स के अंदर एक एडजस्टेबल टैक्स होता है और एक फिक्स टैक्स होता है। तो ये हम फेस टू फेस में जब न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो उस वक्त साथ साथ कवर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो आई होप सबको याद होगा। मैंने इसके बाद कुछ और भी कराया था, मुझे ये कंफर्म करें लास्ट क्लास में मैंने टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम डिस्कस किया था। ये सारे सो गए ऑनलाइन होके। यस सर, अब्दुल समी किया था, गुड। ठीक है। तो एक्चुअली शुरू के जो 5-10 मिनट किसी वजह से कोई लेट हुए तो वो चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो हम रिव्यू ले रहे हैं। तो हमने बेसिकली, मुझे याद पड़ता है कि एक मैंने सेक्शन डिस्कस किया था, वो सेक्शन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और वो सेक्शन बेसिकली क्या था? वो सेक्शन बेसिकली था, सही है, कि सेक्शन 4 था। और वो सेक्शन 4 किसका था? इनकम टैक्स था। एवरी पर्सन having taxable income in a tax year has to pay tax। ये हमने डिस्कस किया था। और ये डिस्कस करने के बाद, ठीक है, मैंने कहा था कि हमें कीवर्ड्स वगैरह का आइडिया होना चाहिए कि कीवर्ड्स वगैरह किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है। पर्सन, टैक्सेबल इनकम, टैक्स ईयर और टैक्सेस। तो इसमें से हमने टैक्सेबल इनकम वाली चीज को प्रेफर किया था कि टैक्सेबल इनकम क्या था। तो टैक्सेबल इनकम के लिए मैंने फार्मूला क्या डिस्कस किया हुआ था कि टैक्सेबल इनकम इज नथिंग बट टोटल इनकम। और इस टोटल इनकम में से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे? डिडक्टेबल अलाउंस। तो डिडक्टेबल अलाउंसेस को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। लेकिन टोटल इनकम के लिए हमने हेड्स डिस्कस किए हुए थे। और वो हेड्स क्या थे कि सर सैलरी से हो सकता है, सर बिजनेस से हो सकता है, सर प्रॉपर्टी से हो सकता है, देन सर कैपिटल गेन है। बहुत सौ ने फ्राइडे वाली फेस टू फेस क्लास नहीं ली थी तो इनका लिए रिव्यू इनडायरेक्टली चल रहा है। और देन अदर इनकम, जिन्होंने क्लासेस नहीं ली थी उनके लिए मेरी सजेशन, फ्राइडे की क्लास नहीं ली थी, एक काम ये कीजिएगा, जब आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर लेक्चर नोट्स के अंदर ये जो वीक 11 एंड 14 इनकम टैक्स है, इसमें रिकॉर्डेड वाइज एक सेशन है, इसको आप देख लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली। ये हमने 10.1 डिस्कस किया था, 10.2 डिस्कस किया था, 10.3 डिस्कस किया था। और मैंने एक बात कही थी भाई, आने से पहले 10.4 और 10.5 डिस्कस करके आइएगा, जस्ट टू हैव द आइडिया, कि मुझे इतना आइडिया दे कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने 10.4 और 10.5 देखी है। सच बताइएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं रिव्यू लूंगा इसका, लेकिन हैंड रेज कर दें तो एक रफ आइडिया हो जाएगा। एक दानियाल खान, 15 मिनट का काम दिया था, सिर्फ दानियाल खान ने देखा था, बाकी किसी ने नहीं देखा। मैं 4 से 5 एक्सपेक्ट कर रहा था, हालात बुरे। चले बता ही देता हूँ। हाँ, ओके। अच्छा, अगर रिकॉर्डिंग देखी हुई होती है तो उसमें मुझे सपोर्ट ये मिलता है ऑनलाइन सेशन के अंदर के रिव्यू कर देते हैं। अच्छा, तो ये स्लाइड्स में टोटल इनकम यही चीज थी। और टैक्सेबल इनकम के लिए हमने ये, मैंने एफबीआर की वेबसाइट पे लिंक भी बताया था। और डिडक्टेबल अलाउंसेस के लिए भी थ्योरी अगर आपको याद हो तो क्या था, ज़कात डिस्कस किया था, वर्कर वेलफेयर फंड, प्रॉफिट ऑन टेट, एजुकेशनल एक्सपेंस एंड चैरिटेबल फाउंडेशन। और ये भी मैंने आईआरएस के पोर्टल से ही डिडक्टेबल अलाउंसेस निकाले हैं। और ये टोटल इनकम एफबीआर की वेबसाइट के लिहाज से है। तो हम टैक्सेबल इनकम कवर कर चुके हैं। ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड, अगर मैं ये कहूँ कि भाई हमारा टैक्सेबल इनकम, हेड्स ऑफ इनकम के बाद अब मुझे टैक्स ईयर डिस्कस करना है, तो टैक्स ईयर की तरफ हम आ जाते हैं। तो टैक्स ईयर क्या है इस वक्त? यानी टैक्सेबल इनकम हो गया, वो मैं रिवाइज नहीं कर रहा, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला जरूर देख लीजिएगा। टैक्स ईयर को डिस्कस करते हैं। अगर टैक्स ईयर क्या है? Tax year basically is a period of 12 months ending on 30 June financial year and is denoted by the calendar year in which the said date falls। अब टेक्निकली डेफिनेशन तो यही है, बाकी इसकी सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन है। और मैं कहूंगा कि टैक्स ईयर की 3 टाइप्स है, नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल। मैं नॉर्मल से स्टार्ट लूंगा, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा वर्डिंग लिख लेता हूँ।
और वो वर्डिंग क्या है। आप सबको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक आइडिया होगा, और वो बेसिक आइडिया क्या था कि आप अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर से फॉलो करते हैं। इस बात का मतलब कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? जस्ट टू हैव द सेशन इंटरेक्टिव, मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई किसी तरीके से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे। तो अकाउंटिंग ईयर में कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या है, कौन इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा, ताकि आपके जहन में जो वर्डिंग हो उस वर्डिंग को फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ के आपको ब्रीफिंग दूं। जुलाई से शुरू होता है, जून में खत्म। गुड। अब सलीम, मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब। मैंने ये पूछा है कि अकाउंटिंग में हम कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, इस बात का मतलब क्या? आप सबने अकाउंटिंग बचपन में पढ़ी हुई थी, कभी ना कभी तो पढ़ी हुई थी ना, पहले सेमेस्टर में। अभी आप मोस्टली फाइनल ईयर थर्ड सेमेस्टर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं। यस। अब्दुल समी के अलावा कोई और नहीं? किसी को आइडिया नहीं अकाउंट कैलेंडर ईयर क्या होता है? नहीं, चले। कैलेंडर ईयर क्या होता है, पहले इसको ब्रीफ कर लेते हैं। कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग में इंग्लिश ईयर जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर तक खत्म होता है, और ये 12 महीने होते हैं। और मेंशन ना हो तो हम अकाउंटिंग ईयर में क्या अज्यूम करते हैं, यही अज्यूम करते हैं कि जनवरी 1 को स्टार्ट हुआ और दिसंबर 31। यानी अगर कोई अकाउंटिंग में बिजनेस अपना सही है फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर को फॉलो करता है, तो इसका मतलब वो जनवरी 1, अब अगर 2020 है तो दिसंबर 2020 तक जाएगा। अगर वो जनवरी 1 2021 है तो दिसंबर 31 2021 तक जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। और यही कैलेंडर ईयर भी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या बताना है? टैक्स ईयर बताना है। टैक्स गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज की एस्टिमेटेड लिस्ट होती है, कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट, उसका एस्टिमेट्स। ऐसा ही है, उसी को बजट कहते हैं। तो गवर्नमेंट जब भी बजट अनाउंस करती है तो वो जो ईयर फॉलो करती है उस ईयर को क्या कहते हैं? फिस्कल ईयर। उस ईयर को क्या कहते हैं? फिस्कल ईयर। यानी गवर्नमेंट किसी अपने फिस्कल ईयर के रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर की लिस्ट बताएगी। अब हर गवर्नमेंट का अपना खुद का फिस्कल ईयर होता है। हर गवर्नमेंट का अपना खुद का फिस्कल ईयर होता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फिस्कल ईयर क्या है? ये जो अब्दुल समी ने जवाब दिया था, और वो क्या है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फिस्कल ईयर है जो कि जुलाई 1 से स्टार्ट होता है किसी भी साल में, और अगले साल के जून 30 तक चलता है। यानी 12 महीने हैं। तो सर, जुलाई से जून 2 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं? जुलाई से स्टार्ट होगा, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जुलाई से अगस्त तक कितने मंथ हो जाएंगे? यस, 12 मंथ होंगे। तो डेट मीन्स ये पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जो पीरियड है, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फिस्कल ईयर है। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या है? फिस्कल ईयर है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं टैक्स ईयर पे आया नहीं हुआ, लेकिन ये भी टैक्स ईयर ही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फिस्कल ईयर। क्या आप में से कोई बता सकता है कि हमारे पड़ोसी इंडियन गवर्नमेंट का फिस्कल ईयर कब से कब तक का है? किसी को आइडिया? गूगल कर ले, अभी जवाब मिल जाएगा। इंडिया फिस्कल ईयर। ठीक है, देखें क्या लिखा हुआ आया। इन इंडिया गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर रन्स 1 अप्रैल से लेकर मार्च 31 तक। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। सही है। पाकिस्तान का फिस्कल ईयर, ठीक है, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 30 जून तक आ रहा होगा। गूगल ने काम आसान कर दिया है ना, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि थ्योरी पॉइंट ऑफ से चीजें क्या है। ठीक है। नहीं, 31 टू फक। ओके, क्या ये राफे हमीद साहब खैरियत? अच्छा। नोहाद,
30 जून से 1 जुलाई, ये क्या 12 महीने होते हैं? सबसे पहले नॉट वॉइस पे आ जाए, क्या ये 12 महीने का पीरियड है? ये 2 दिन है 12 महीने? और राफे हमीद 30 फरवरी से 31 फेब, ठीक है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। डेट्स गुड, अब्दुल समीर ने सीरियस होकर जवाब दिया। लेकिन राफे हमीद एंड सैयद नौहाद, मैंने आपके ये कमेंट नोट कर लिए सीरियस होके। आई डोंट नो कि आपने ये सीरियसली ये जवाब दिया, लेकिन ये दोनों 2 दिन का है। आई थिंक, सॉरी मिस हेड, थोड़ी आज फॉर पाकिस्तानी फिजिकल ईयर। तो यस, मैंने पाकिस्तानी फिजिकल ईयर भी आपने गलत बताया है। 30 जून से 1 जुलाई, या 1 जुलाई से 30 जून, दोनों एक ही बात है? दोनों अलग अलग बात है नौहाद। 30 जून से 1 जुलाई सिर्फ 2 दिन होते हैं। 30 जून खत्म होती है और 1 जुलाई आ जाती है, ठीक है। राफे अमीन 30 फेब और 31 फेब, सही है आपका रिजल्ट। अब छड़े छोड़े, खैर, ओके। सो यस, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फिस्कल ईयर जुलाई से लेकर ये तक है, लेकिन हमने डेफिनेशन पे जाना है। डेफिनेशन के अंदर कुछ लिखा हुआ है, इट इज डिनोटेड बाय। अब डिनोटेड का मतलब क्या होता है, इस बात को फॉलो करते हैं। और मैं नॉर्मल टैक्स ईयर की अभी बात कर रहा हूँ, यानी नॉर्मल टैक्स ईयर पर मूव कर रहा हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 2020 जुलाई 1 2020 से लेकर जून 2021 तक ये एक पीरियड है, और ये 12 मंथ का पीरियड है। इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फिस्कल ईयर तो यही है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फिस्कल ईयर यही है। और गवर्नमेंट जितने भी इंडिविजुअल सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, उनको कहती है कि भाई आपने अपने इनकम टैक्स के गोशवारे जो रिटर्न्स हैं, जो एस्टिमेट्स हैं, वो इस पीरियड को फॉलो करते हुए बनाने हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट इसी चीज के लिए मई के अंदर बजट वगैरह अनाउंस कर रही होती है, जो कि जून तक फाइनलाइज हो जाता है अप्रूवल के बाद, ठीक है। और जब जून में फाइनलाइज हो जाता है तो इसको हम फाइनेंस एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है। अब इस टैक्स ईयर को, ये जो पीरियड है, कौन सा पीरियड, गौर से सुनिएगा, मैं पीरियड लिख रहा हूं 01/07/2020 से लेकर 31/06/2021। इस 6 महीने के पीरियड में 2 साल नजर आ रहे हैं, 2020 एंड 2021, ठीक है। 2020 भी है और 2021 भी है। तो इसका मतलब इसको किस ईयर से डिनोट किया जाएगा? इसको कहा जाएगा टैक्स ईयर 2021। क्यों? क्योंकि इस साल में 30 जून कब फॉल कर रही है? 2021 में, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? 2021। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगला साल आया 2021 से लेकर 31 जून 2022। ये जो पीरियड है, ये भी 12 मंथ का पीरियड है, लेकिन इसको हम कौन सा टैक्स ईयर कहेंगे? 2022। इसको कौन सा टैक्स ईयर कहेंगे? 2022, ठीक है। और 2022 का बजट, या आप इसको कह ले फाइनेंस एक्ट, कब अनाउंस हो गया था? मई 2021 में अनाउंस हो गया था। इस बात का मतलब ये हुआ कि अब जो नया साल का बजट आएगा 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 जून 2023, ये जो गवर्नमेंट का फिस्कल ईयर होगा, इसको टैक्स ईयर कौन सा कहेंगे? 2023, यानी फाइनेंस एक्ट 2023। ये मई के बीच में जो अब अगला बजट आएगा, उसमें ये गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। और वो जो अनाउंस करेगी, वो जितने भी टैक्सेशन के बारे में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो एप्लीकेबल कब से होंगे? 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 जून 2023 तक के रूल्स कब अनाउंस हो जाएंगे? ये 2023 के बजट में। और मोस्ट प्रोबेबली ये इस साल, ये अगले महीने में ईद के बाद गवर्नमेंट की न्यूज़पेपर्स वगैरह में आ जाएगा कि ये चीजें इस तरीके से हो रही होंगी। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई। मैंने अभी तो सिर्फ बेसिक टैक्स ईयर के बारे में बताया। अच्छा, ये जो हम टैक्स ईयर डिस्कस कर रहे थे, ये कौन सा टैक्स ईयर था? नॉर्मल।
ये कौन सा टैक्स ईयर था? नॉर्मल टैक्स ईयर था। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नॉर्मल टैक्स ईयर ही फॉलो करने के लिए कहती है, बट इन सम स्पेशल केसेस, इन सम स्पेशल केसेस, यानी अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, आप अपना बिजनेस चला रहे, अब मैं, ये तो सैलरी की बात हो गई ना, सही है। अब मैं अगर अपना बिजनेस कर रहा हूं और मेरा बिजनेस लेट से ट्रेडिंग का है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कहती है कि आपको पूरे साल का एनुअल एनुअल जो भी प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम बिजनेस, जो भी प्रॉफिट हुआ है पूरे साल का, यानी 12 मंथ का, उस पे आपको अगर इनकम टैक्स देना है तो वो पीरियड कब से कब तक होगा? वो पीरियड किसी भी साल के जुलाई, लेट से 2021 से लेकर 31 जून 2022 तक होगा। तो इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस से बेसिस पर हम टोटल इनकम का पार्ट बनाएंगे, और इस पे कितना टैक्स देना है वो गवर्नमेंट ने पहले से ही बता दिया है, पिछले साल बजट पे बता दिया है कि इस साल कितनी इनकम होगी तो उस पे कितना टैक्स होगा। अभी हम परसेंटेज न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे तो डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन अब ये तो हमने नॉर्मल टैक्स ईयर डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर गवर्नमेंट कब अलाउ करती है? अब सपोज करें मैं एक एग्रीकल्चर बिजनेस की बात करता हूँ, फार्मिंग की, सही है, और इस फार्मिंग के लिए मुझे एक और स्लाइड चाहिए होगी, लेट मी ऐड, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ ये चीज क्लियर हो। अच्छा, अब अगर मैं ये कहता हूँ कि लेट्स से मैंने अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2021 के अंदर मैंने क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग की, फसल लगाई, ठीक है, लेट्स से टोमेटो की कास्ट की है, ठीक है, एग्रीकल्चर फॉर्म है। तो उस कास्ट के लिए अप्रैल, मई और जून में क्या हो रहा होगा? मेरे एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, ठीक है। फसल पक के तैयार कब तक होगी? नॉर्मली लेट्स से नवंबर में फसल पक के तैयार होगी 2021 तक, तो इनकम कब आ रही होगी? नवंबर में, ठीक है। फिर इसके बाद, यानी ये टोमेटो के एक्सपेंसेस हैं और ये टोमेटो की इनकम है। अच्छा, फिर क्या होगा? अप्रैल में मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, हर साल सेम फसल करने के बजाय मैं इस दफा अब किस पे मूव हो गया? राइस, राइस की हार्वेस्टिंग पे। तो राइस की हार्वेस्टिंग के लिए मैंने राइस के रिलेटेड एक्सपेंसेस किए, और राइस की इनकम मुझे कब होने वाली है? मोस्ट प्रोबेबली नवंबर 2022 में या दिसंबर 2022 में होने वाली है। इफ इन दैट केस अगर मैं नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो करूंगा, अगर मैं नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो करूंगा, तो इट माइट बी पॉसिबल कि मैंने नवंबर 2020 में, ठीक है, कोई और फसल लेट्स से पोटैटो, आलू वगैरह की इनकम जनरेट की होगी। तो अगर मैं जुलाई 20 से जून 21 तक फॉलो करूंगा, तो मेरी इनकम किसकी होगी? आलू की, और खर्चे किसके होंगे? टमाटर के। फिर इसी तरीके से अगर मैं जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक का टैक्स ईयर फॉलो करूंगा, तो मेरी इनकम किसकी होगी? टमाटरों की, और मेरे खर्चे किसके होंगे? चावल के। फिर इसी तरीके से अगर मैं जुलाई 2022 से जून 2023 तक फॉलो करूंगा, तो हो सकता है मैं किसी न्यू क्रॉप की हार्वेस्टिंग पे चले जाऊं। तो क्या होगा? इनकम किसी और चीज की आ रही है, एक्सपेंस किसी और चीज के आ रहे हैं, ऐसा, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका, ये बात समझ में आ रही है जो मैं एग्जांपल देना चाह रहा था। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि मिसमैच आएगा, मेरी ट्रू इनकम और ट्रू एक्सपेंसेस, मेरे ट्रू इनकम और ट्रू एक्सपेंसेस मैच नहीं करेंगे। क्यों मैच नहीं करेंगे? यहाँ पे देखा जाए तो आलू की इनकम हो रही है, टमाटर के खर्चे, टमाटर की इनकम हो रही है, चावल की खर्चे,
चावल की इनकम हो रही है किसी नई फसल के खर्चे, ठीक है। तो आपने को अकाउंटिंग में याद होगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इनकम एंड एक्सपेंसेस मैच होने चाहिए, ठीक है। जिस पर्पस का लिए एक्सपेंस हुआ है उसी की इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस तरह के केसेस में, एफवीआर इस तरह के केसेस में अलाउ करती है कि टू मैच ट्रू इनकम एंड ट्रू एक्सपेंडिचर। आप क्या करें, आपने एज अप्रैल में टमाटर के खर्चे किए थे और नवंबर में टमाटर की इनकम हुई थी, तो चलें आप ऐसा कर लें, इस केस में आप जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के 12 महीने का जो पीरियड है ये अप्रूव करवा ले वाया एप्लीकेशन, जस्टिफाई करें कि मेरे बिजनेस की नेचर ये है, सीजनल नेचर का है, मेरा बिजनेस सीजनल नेचर का है, तो इस वजह से मेरा बिजनेस सीजनल नेचर का है, तो इस वजह से इट इज नॉट पॉसिबल कि मेरी, अगर मैं गवर्नमेंट का टैक्स ईयर जुलाई से जून फॉलो करूंगा तो मेरी ट्रू इनकम रिप्रेजेंट नहीं होगी, नेट प्रॉफिट मेरा सही नहीं आएगा। तो मेरा सही नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप मुझे ये अलाउ करें। तो जब ये वाला टैक्स ईयर आएगा तो इस टैक्स ईयर को कौन सा टैक्स ईयर कहेंगे, स्पेशल टैक्स ईयर कहेंगे। अच्छा, अब इसको 2021 डिनोट नहीं किया जाएगा, इसको 2021 नहीं डिनोट किया जाएगा। गवर्नमेंट तो बोलेगी ना कि भाई मुझे 2021 के रिटर्न चाहिए, तो 2021 तो जून 30 में गवर्नमेंट हिसाब चला रही है, तो गवर्नमेंट इसके बाद जब जून 30 आएगा, और जिस साल में भी आएगा इसके बाद जब जून 30 आएगा, किस साल में आएगा, दिसंबर 31 2021 के बाद जून 30 किस साल में आ रहा है, एनी आइडिया? जस्ट टू चेक के लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। यस, तो दैट मीन्स कि ये स्पेशल टैक्स ईयर डिनोट किससे होगा, 2022 से डिनोट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब अगर मैं आपके सामने लिखूं तो टाइप्स बताइएगा, ठीक है, और डिनोट बताइएगा। सबसे पहला केस ए, मैं लिख रहा हूं जुलाई 1 2019 टू जून 30 2020, ये नॉर्मल टैक्स ईयर है या, देख लें आप खुद, क्या ये नॉर्मल टैक्स ईयर है? नहीं, ये कौन सा टैक्स ईयर है, स्पेशल है नॉर्मल है? ओके भाई, ये नॉर्मल है, अभी जो बताया था उसके बाद भी ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। और इसको डिनोट किससे करेंगे, इसको डिनोट किससे करेंगे, इसका मतलब गिनती के 5-6 स्टूडेंट्स ही सुन रहे हैं, गुड। 2020, चैट में कितनों ने रिस्पॉन्स दिया उससे अंदाजा हो जाता है कितने सुन रहे हैं। और मैं चैट के रिस्पॉन्सेस के लिए फेवर दूंगा कुछ, चले। अच्छा, अब अगर मैं बी, इसी तरीके से बी की बात करता हूँ। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, सुनिएगा, जो थ्योरी बताइए अगर समझ में आई है तो। अक्टूबर 1 2020 से लेकर, अक्टूबर के बाद क्या, अक्टूबर से पहले September 30 2021। अब ये बताएं कि ये टैक्स ईयर नॉर्मल है या स्पेशल है, बी, बी टैक्स ईयर नॉर्मल है स्पेशल है, स्पेशल। अब जिन्होंने स्पेशल बताया मुझे बताया इसको डिनोट कौन से ईयर से करेंगे, 2021 से या 2022 से? अब्दुल समी इज करेक्ट, अयाज एंड सैयद अब्दुल हमीद। भाई क्यों, मैंने क्या कहा था, वर्डिंग क्या थी, स्पेशल टैक्स ईयर खत्म होने के बाद जून 30 कब आएगा, तो September 30 2021 के बाद जून 30 कब आ रहा है, September 30 2021 के बाद जून 30 कब आ रहा है, अयाज अली यस। तो इसका मतलब जिसमें इसके बाद जब 30 आ रहा है तो यस ये स्पेशल है,
और इसको कौन से टैक्स ईयर से डिनोट करेंगे? 2022 से। ठीक है, लेकिन अब मैं अगर इसी तरीके से अब मैं एक और सवाल की बात करता हूँ, देखते हैं जाग रहे नहीं हैं। अप्रैल 1 2020 से लेकर मार्च 31 2021, दिस ग्रीन वन सी स्पेशल है या नॉर्मल है? स्पेशल है। और कौन से ईयर से डिनोट किया जाएगा? ये स्पेशल है और ये 2021 से डिनोट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्च 31 के बाद, देख लें अभी भी सैयद अब्दुल हमीद भाई वर्डिंग सुने, जब लास्ट डेट कब आई? मार्च 31 2021। इसके बाद 30 जून कब आएगा? इसके बाद 30 जून कब आएगा? 2021 में ही आएगा या 22 में आएगा? 2021 में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिनोट किससे करेंगे? 2021 से करेंगे। और ये डिनोट आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सपोज करें मैं यही वाली बात इनडायरेक्टली वापस रिपीट कर रहा हूँ, सी हटा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप गौर से सुनिएगा। नॉर्मल भी हो गया, स्पेशल भी हो गया। अब मैं जो वर्डिंग दे रहा हूँ वो गौर से सुनिएगा। जनवरी सॉरी जुलाई 2019 से जून 2020, ये आपका नॉर्मल टैक्स ईयर था 2020 का। आपने देखा, ये वर्डिंग पे आ जाए, अब आ जाए। स्पेशल टैक्स ईयर क्या लिखा हुआ है कि मींस एनी पीरियड ऑफ टैक्स ईयर एंड इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to the normal tax year in which the closing date of a special tax year fall। अब इस बात का मतलब क्या है कि जनवरी 1 2017 से दिसंबर 31 2017 को 2018 में डिनोट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दिसंबर 31 2017 के बाद जून 30 कब आ रहा है? 2018 में आ रहा है। ठीक है। लेकिन इसी तरीके से अक्टूबर 1, यही चीज यहाँ पे लिखी है, लेकिन अब गौर से सुनिएगा वापस इधर, कि ये तो मैंने कर दिया। अब फिर क्या हुआ? मुझे लगा मुझे लगा कि मेरी इनकम सही नहीं आ रही, तो ये तो सबमिट कर दिया। और एक्सपेयर को बोला कि भाई मेरी इनकम में खर्चे किसी और चीज के, तो एक्सपेंस किसी और चीज की थी, तो मेरी इनकम बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, मेरी इनकम बहुत ज्यादा हो गई। तो अब आपने उसको एडजस्ट करवाने के लिए अप्लाई किया। इनकम टैक्स कमिश्नर को इसकी बाकायदा एप्लीकेशन देनी होगी। और आपका स्पेशल टैक्स ईयर अक्टूबर 2020 से लेकर सितंबर 30 2021 तक अप्रूव हो गया स्पेशल टैक्स ईयर। लेकिन ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन से ईयर में फॉल करेगा? सर ये तो 2022 में फॉल करेगा। अब गौर से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो जुलाई 2020 से लेकर सितंबर 30 2020 तक का, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने नजर आ रहे हैं। इस महीने में इफ एनी इनकम कोई हो जाती है तो क्या उसकी माफा माफी हो गई? यस मारिया, मैंने रिपीट इसीलिए किया था क्योंकि ऑनलाइन में ये चीज थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन कंप्लीटली अंडरस्टूड है तो इसलिए मैंने थोड़ा रिव्यू कर लिया। लेकिन अभी अगली एग्जांपल पे फोकस करें। क्यों? क्योंकि मुझे मूव होना है तीसरी टाइप पे, ट्रांजिशनल पे। अब वर्डिंग गौर से सुनिएगा। आप नॉर्मल ईयर फॉलो कर रहे थे। कौन सा नॉर्मल ईयर फॉलो कर रहे थे? जुलाई 2019 से जून 2020 तक का। और आपका स्पेशल ईयर कब से कब तक था? अक्टूबर 2020 से 30 तक के लिए अप्लाई किया और अप्रूव हो गया। ठीक है। तो बीच का एक पीरियड आया। अब ये बीच का पीरियड 3 महीने का भी हो सकता है, 9 महीने का भी हो सकता है, 7 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है,
4 महीने का भी हो सकता है, 8 महीने का भी हो सकता है, 11 महीने का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, किसी भी महीने का हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट क्या छोड़ देगी? नहीं ना। तो गवर्नमेंट कहती है कि एफबीआर वाले कहते हैं इस पर रूल कि जब भी आप नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल मूविंग के लिए अप्लाई करेंगे, तो बीच का जो इंटरिम ड्यूरेशन होगा, और वो किसी भी सूरत में 12 महीने का नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इक्वल टू 12 मंथ। हमेशा वो पीरियड जो होगा लेस देन 12 मंथ होगा, इक्वल टू तो होगा ही नहीं, लेस देन 12 मंथ ही होगा। क्योंकि कन्वर्जन के लिए अप्लाई करना है, एग्जैक्ट 12 मंथ होगा तो एक और ईयर बन जाएगा ना। ठीक है। तो इसका नो सर का मतलब क्या है? अब्दुल सभी कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये 12 महीने का नहीं हो सकता, लेस देन 2 मंथ का होगा। तो ये जो 3 महीने का पीरियड है, इस 3 महीने के पीरियड को एफबीआर ने कहा है कि दिस विल बी नोन ए ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, और इसकी भी इनकम आपको देनी है, ये हम छोड़ेंगे नहीं, इसका भी हिसाब किताब आपको देना है। ठीक है, इसका भी हिसाब किताब आपको देना है। तो ये बात आप समझ में आ रही है? ठीक है। तो अच्छा, ये ऐसा नहीं है फ्रीक्वेंट है, कभी अपनी मर्जी से नॉर्मल से टैक्स स्पेशल पे मूव हो जाए, फिर स्पेशल से वापसी नॉर्मल पे मूव हो जाए। ये कंसिस्टेंसी के साथ होता है। लोग साला साल एक टाइप ऑफ ईयर चलाते हैं, लेकिन फिर जब उन्हें लगता है कि उनके बिजनेस की नेचर चेंज हो रही है, तब वो किसी और तरीके से आगे मूव हो रहे हैं। तो ये बात आई होप समझ में आ रही है। ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को मसला नहीं होना चाहिए, ये क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अब यही वाली बात अगर मैं समराइज करके बोलूं, ठीक है, अच्छा चले छोड़ दे, वापस आई होप ये बात क्लियर है। तो अब अगर मैं आपको एग्जाम्स के लिहाज से भाई बात कर देता हूँ कि एक सिचुएशन है, आपको टैक्स ईयर के पीरियड आ गए, तो कौन सा टैक्स ईयर फॉलो करेंगे, तो ये आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ सकता है। अच्छा, ये टैक्स ईयर डिनोट क्यों करेंगे, इसकी एग्जाम्पल अभी हम देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल के लिए लेट मी ओपन वन ऑफ द एफबीआर टूल। ठीक है, एफबीआर की वेबसाइट पे जाते हैं। जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूं कि भाई क्या सिचुएशन हो सकती है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल लेट्स से, मैं किसी का भी ओपन करते हैं, मेरे किस पिछली दफा मैंने आई थिंक क्लास में अपना ही शो किया था। ओके। अच्छा, अब ये बेसिकली एक टैक्स ईयर है। ठीक है। अच्छा, ये टैक्स ईयर की थ्योरी क्यों मैं देना चाह रहा हूँ? हाँ, इसका टैक्स ईयर 2018 तक का भरा है ना। अच्छा, जब आप इनकम टैक्स डिक्लेयर करेंगे ना, तो ये देखिए नॉर्मल टैक्स ईयर, तो इसमें ये पीरियड पूछ रहा होता है, तो सेलेक्ट पीरियड में आप देखिए मैं क्या लिखा है, टैक्स पीरियड लिखता हूँ। मैं अगर 2015 लिखता हूँ, तो क्या लिखा हुआ है? जुलाई 1 2014 से जून 30 2016 तक, यानी एफबीआर ये 2015 का बजट था, वो इस तरीके से यूज हो रहा होगा। अगर मैं इसको 2017 करता हूँ, तो देखें ये आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ये टैक्स ईयर कौन सा फॉलो किया जा रहा होता है? सही है, नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो किए जा रहे होते हैं। तो ये आपको जस्ट एक राइफ आइडिया देना था कि ये टैक्स ईयर इस तरीके से डिनोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं 2015 वाला सेलेक्ट किया। ठीक है। ओके, ये मैंने गड़बड़ कर दी थी, 1 मिनट, 2017 2015 हो चुका था। खैर, ये ओपन करके दिखाना था, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, हाँ ठीक है, खैर। अच्छा, एप्लीकेशंस अपील्स मिसलेनियस, चले, खैर इनको मैं छोड़ देता हूँ, अभी इस पे जाना जरूरी इतना नहीं था। ठीक है। अच्छा, ये वापस आ जाते हैं हम, यस, इनकम टैक्स पे अगर आपको याद हो, तो मैंने ये चीज कही हुई थी। ठीक है। हाँ, तो टैक्सेबल इनकम क्या, टोटल इनकम क्या, हेड गया। ओके, और मैंने टैक्स ईयर की थ्योरी बता दी। अच्छा, टैक्स ईयर की डेफिनेशन आपके सामने है, ये यहीं पे लिखा हुआ है, नॉर्मल टैक्स ईयर, ये स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है। नाउ, अच्छा, ये चीज हो गई। अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन, मुझे डिस्कस करना है। अच्छा, मैं पर्सन को के लिए एक छोटी सी बात
ये यही से कर, हमारे पास छोड़े छोड़े, इसको इग्नोर कर दे। यस, कहाँ गया, हियर इट इज। अच्छा ये तो हो गया। मैं हाँ, अब अगर हम आगे की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, टेक्स्ट ईयर ये हो गए, स्पेशल भी गया, ट्रांजिशनल गया। अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन इस इंडिविजुअल से पहले मुझे एक चीज डिस्कस करनी है जो यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर ही मौजूद है। एक पर्सन का कॉन्सेप्ट था, एवरी पर्सन हैज टू पे टैक्स। याद है ना, ये वाली बात कही थी, टैक्स ईयर हमने, हाँ ये हमने ये कवर कर लिया और ये कवर कर लिया। ठीक है, अभी पर्सन पर आते हैं, तो पर्सन क्या है। मैं कहूंगा इसके लिए एफबीआर की डेफिनेशन से ही हम स्टार्ट लेंगे। एफबीआर में पर्सन की डेफिनेशन क्या है। एफबीआर के अंदर देखें क्या लिखा हुआ, एन इंडिविजुअल, अ कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, द फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल और फॉरेन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सही है, या लोकल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल सब डिवीजन या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बेसिकली किसकी कैटेगरी में फॉलो कर रहे होते हैं, पर्सन की डेफिनेशन में। अच्छा अगेन थ्योरी पॉइंट ऑफ से ये सिर्फ थ्योरी ही है, तो पर्सन है क्या। मैं कहूंगा पर्सन में तीन कैटेगरीज, अब जो तीन कैटेगरीज क्या, पर्सन पहली कैटेगरी है इंडिविजुअल्स, दूसरी है कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, और कोई एनजीओ, ठीक है, और तीसरी है गवर्नमेंट। अब वो फॉरेन भी हो सकती है, वो लोकल भी हो सकती है, सही है, और इंटरनेशनल एनजीओज भी इस कैटेगरी के अंदर आ गए। अब इंडिविजुअल्स हैं क्या, सोल प्रोप्राइटर का जो कॉन्सेप्ट है या सैलरीड का जो कॉन्सेप्ट है, सैलरीड एंड सोल प्रोप्राइटर को इन्होंने किस नाम से डिस्कस किया हुआ है, इंडिविजुअल। ठीक है, यानी एक पर्सन जो कि सैलरीड इनकम रखता है या एक पर्सन जो कि अकेला बिजनेस कर रहा है, वो किस में फॉल करेगा, इंडिविजुअल्स में। इवन हाउस वाइफ, इवन हाउस वाइफ को भी किस में फॉल करेंगे, इंडिविजुअल्स में। अब वो बिजनेस सॉल प्रोप्राइटर बिजनेस की नेचर है, तो जरूरी नहीं है कि बिजनेस सर्विस हो, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, बिजनेस ट्रेडिंग भी हो सकता है, बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन एक बिजनेसमैन, सही है, अपना अकेला 100% ओनरशिप पे बिजनेस चला रहा है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। अच्छा अब जिस तरीके से अगर कंपनी या एनजीओ की बात करते हैं, जैसे कि इकरा यूनिवर्सिटी एफबीआर की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ से इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करती, किसकी कैटेगरी में फॉल करती है, एनजीओ। इसी तरीके से लेट्स से कोक स्टूडियो की बात करते हैं, तो कोक स्टूडियो बेसिकली किसकी कैटेगरी में फॉल करती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के तौर पे वो टेक्निकली रजिस्टर्ड है, लेकिन वो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट है। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है ना, एक सब्सिडरी कंपनी के कॉन्सेप्ट के तौर पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसी तरीके से जो अगर मिसाल के तौर पे, आप एक और बात, हाँ आपने जैसे कि हाजी दीन एंड सन्स, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, हाजी दीन एंड सन्स, तो क्या ये कंपनी है, नहीं, ये किस में फॉल करेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में फॉल कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब लेट्स से शमा ट्रेडर्स अगर करके कोई नाम देता हूँ, तो शमा ट्रेडर्स इन्होंने कह दिया, लेकिन अगर ये सोल प्रोप्राइटर है तो वो किसके कैटेगरी में फॉल करेगा, इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में। लेकिन अगर ये पार्टनर्स की शिप के तौर पे चल रहा है तो किस में फॉल करेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और इवन ये तक हो सकता है कि शमा ट्रेडर्स अपने बिजनेस को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें, तो वो फिर किस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे, कंपनी की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है, यानी कंपनी की डेफिनेशन के लिए क्या फॉल होना चाहिए, कि एससीसीपी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए बाकायदा टेक्निकल पाकिस्तान के अंदर पार्टनरशिप एक्ट के पॉइंट ऑफ से रजिस्टर्ड होना चाहिए इसका बिजनेस। एनजीओ के पॉइंट ऑफ से बात करते हैं तो बाकायदा एनजीओ भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इन पाकिस्तान के अंदर, एससीसीपी के अंदर एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रजिस्टर्ड होना होता है, वो भी इसके अंदर एसोसिएशन पर्सन है उसके तौर पे रजिस्टर्ड आ रही होती है एनजीओ।
ठीक है। तो बेसिकली पर्सन की डेफिनेशन का एक रफ आइडिया। अच्छा, इसी तरीके से मिसाल के तौर पे चाइना की गवर्नमेंट सीपेक में आके कुछ काम कर रही है, तो क्या वो टैक्स एग्जेम्प्ट है? वो अलग बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने बहुत से टैक्स एग्जेम्प्ट करवाए हुए हैं, लेकिन वो भी एफबीआर में कुछ ना कुछ टेक्निकली टैक्स पे कर रही होंगी, तो वो भी किसकी डेफिनेशन में फॉल करती हैं? पर्सन की डेफिनेशन में फॉल कर रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, एक फॉरेन इंडिविजुअल मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का अगर कोच कोई फॉरेन कोच है, तो वो भी देखा जाए पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करेगा, लेकिन वो किस कैपेसिटी में फॉल करेगा? इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी में फॉल करेगा। ठीक है। लेकिन अगर इसी तरीके से इंडियन म्यूजिक कंपनी टी सीरीज की अगर हम बात करते हैं, वो पाकिस्तान में आके अपनी सेलिंग करना चाहती है, तो क्या वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में फॉल करेगी? नहीं, वो अगर देखा जाए तो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में फॉल करेंगी। तो यहाँ पे जो फॉरेन का वर्ड आ रहा है और फॉरेन इसके इसके अंदर कवर हो रहा होगा। ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पर्सन की डेफिनेशन में सारी चीजें कवर होती हैं। और अब इस चीज को हम थोड़ा डेफिनेशन या थ्योरी से देखते हैं। ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल्स आ गया, यही चीज। अब अगर आप देखें कंपनी के अंदर क्या क्या आता है, कंपनी के अंदर नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर कवर हो रही होती है। ठीक है। मुदारबा कंपनी, कंपनी ऑर्डिनेंस, ये ओल्ड डेफिनेशन है 2017 की, अब ये चेंज हो गई और इसको क्या क्या हो गया गया कंपनी एक्ट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, कंपनी, इसके अलावा इस तरह की डेफिनेशन, फॉरेन एसोसिएशन की बात करते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ये सब किस कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन के तौर पे फॉल कर रहे होते हैं। ठीक। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल्स वगैरह वाली बात, तो ये टेक्निकल डेफिनेशन मौजूद है, वो आप उसके नोट्स में भी कवर कर सकते हैं। तो ये पर्सन गया। ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक देना चाहूंगा, लेकिन आप सुन तो सकते ही है। तो सुनने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं एक और चीज, यस। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन मैंने बता दिया है। अब इसको कवर कर लेते हैं कि ये क्या Writing's चीज है। not that easy, गुजारा but करें। Grammarly can help. यस, हेड डाउन है। अच्छा, इनडायरेक्टली इसको रिव्यू कर लेते हैं। हो सकता है कंपनी, हो सकता है फर्दर, लेकिन अब नाउ मुझे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, रेजिडेंट। रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? रेजिडेंट बेसिकली देखा जाए तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, सही है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में रहकर, कोई फॉरेनर पाकिस्तान में रहकर बिजनेस कर रहा है, तो उसको पाकिस्तान में इनकम हुई है, तो वो पाकिस्तान का क्या कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है। तो नेशनलिटी से लिंक नहीं है रेजिडेंट का स्टेटस। ठीक है। फॉरेनर भी अगर पाकिस्तान से इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उन्हें पाकिस्तान में टैक्स देना होगा। ठीक है। तो अन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर, किसी भी टैक्स ईयर के अंदर कैसे? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन क्या है कि यस, पहले ये, सॉरी, ये ओल्ड डेफिनेशन 365 डेज के अंदर में से पहले ऐसा होता था 180 डेज वाली बात आती थी। ठीक है। तो अब इस 180 डेज वाली बात को मैंने कवर कर दिया है, 4 मंथ वाली 120 डेज पर कवर कर दिया गया। इसको मैं अगली वीडियोस में कवर कर लूंगा। इंडिविजुअल्स वाली बात के इस पॉइंट को इग्नोर करें फिलहाल। ठीक है। नाउ, लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है कि वो पाकिस्तान की रेजिडेंट है, अगर उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इसके एफर्ट्स कहाँ हो रहे हैं? पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपका हेड ऑफिस पाकिस्तान में है, लेकिन ब्रांच अगर दुबई में है, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मैं फॉरेन इनकम कर रहा हूँ। आपका हेड ऑफिस पाकिस्तान में, तो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप वगैरह वो पाकिस्तान से इनकम हो रही होगी। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट एसएससीपी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान में से रजिस्टर्ड हुई हुई है, तो आपकी कंपनी रेजिडेंट के स्टेटस में फॉल करेगी। हाँ, अगर आपकी कंपनी नॉन रेजिडेंट या आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा होगा? उसमें फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम हम फ्यूचर की इन वीडियोस में कवर कर रहे होंगे कि फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम का रेजिडेंट या उसका स्टेटस किस तरीके से कवर हो रहा होगा। ठीक है। टोटल स्कोप ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस के ये क्या है, इसको हम उस वक्त कवर कर रहे होंगे। एट द मोमेंट राइट नाउ हमें ये मालूम होना चाहिए कि इफ अ पर्सन इंडिविजुअल, व्हेन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट एंड वन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज रेजिडेंट इन वन कंपनी है, सिंपली अगर उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही है पार्टनरशिप और कंपनी की, तो वो रेजिडेंट है। लेकिन अगर उसका हेड ऑफिस ही बाहर है, तो वो नॉन रेजिडेंट है।
नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्स किस तरीके से लिया जाता है या नहीं लिया जाता है या एग्जाम किया जाता है, वो हम फ्यूचर की वीडियोस में कवर कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अच्छा, ये एक एसोसिएशन पर्सन और ये वाली बात कवर हो गई. अच्छा, अब डेफिनेशन पॉइंट ऑफ से मैंने ऑल्दो उस रिकॉर्डिंग वीडियो में ये बात मौजूद थी, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ अपनी वर्डिंग में. ठीक है, रिवाइज करते हुए कि मैं क्या कहना चाह रहा था उस वीडियो में. अच्छा, वो जो पुरानी वीडियो अभी मैंने प्ले की थी, वो सिर्फ इसलिए प्ले की, वो बेसिकली बनाई गई थी फर्स्ट शुरू शुरू में जब बनाना चाह रहे थे तब की बात है. ठीक है, इसको एग्जाम्पल से दे देते हैं. अच्छा, ये इनकम टैक्स कॉन्सेप्ट से रेजिडेंशियल स्टेटस हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं. इसका ताल्लुक नेशनैलिटी से नहीं है, इसका ताल्लुक डोमिसाइल से नहीं है. ठीक है, एक फॉरेनर भी रेजिडेंट हो सकता है और एक पाकिस्तानी भी नॉन रेजिडेंट हो सकता है. इसका ताल्लुक फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान से है कि किसी भी साल के अंदर कितने हैं. पुरानी डेफिनेशन में 6 महीने थे, लेकिन लोग इसका मिसयूज करते थे, बेनिफिट उठाते थे. तो एफबीआर ने 2019 के अंदर, सही है, 2019 के फाइनेंस एक्ट के अंदर उस 6 महीने वाली बात को कन्वर्ट कर दिया, 4 महीने पे कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, ताकि अब उनको इसका मतलब टैक्स फ्री स्टेटस क्लेम करने के लिए देखा जाए तो 8 महीने बाहर रहना था. तो इसकी इम्प्लीकेशंस के लिहाज से डिस्कस करते हैं. जस्ट टू चेक कि कितने स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, हैंड रेस करें ताकि मुझे आइडिया हो. हैंड रेस रखिएगा. ओके, 7 स्टूडेंट, 8 बस, बाकी सब गायब है. मरियम रहमान, हाँ, हैंड रेस करके रखिएगा, डाउन मत कीजिएगा थोड़ी देर तक. मुझे सिर्फ चेक करना है, इनके नाम नोट करना चाह रहा हूँ ना मैं. हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है, देख लें. ओके, आउट, दैट मीन्स अप्रोक्स कुछ 13 या 14 ही साथ साथ थे और बाकी सब गायब है. ठीक है, सब लोग, दैट्स गुड. चलो, अच्छा, गुड, इतने बहुत हैं. अब आप हैंड डाउन कर सकते हैं. गुड, चले. अच्छा, मैं ये क्या कहना चाह रहा था, ये चीज मैंने एग्जांपल रेजिडेंट स्टेटस को एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से लिंक करते हैं. लॉ क्या कहता है, आपको एक वर्डिंग सुन लें, और वर्डिंग वो ये, मुझे बेसिकली वर्डिंग क्या है, अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपको वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना है. ये देखें, अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपको वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना है, और अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स पे इनकम टैक्स देना है. इस बात की वजह से पहले क्या कर किया जाता था, पहले जो किया जाता था उसको देख लेते हैं और बेनिफिट एक सिचुएशन एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. देयर वर सम इंडिविजुअल्स जो टैक्स, देखें, एक कॉन्सेप्ट है टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस. हम पाकिस्तानी ये समझते हैं कि अगर कोई टैक्स अवॉइड कर रहा है तो वो टैक्स चोरी कर रहा है. एथिकली उसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर लॉ में प्रोविजन है और उसका बेनिफिट मिल सकता है तो क्यों ना उसको अवेल किया जाए. तो ये टैक्स चोरी है, टैक्स चोरी नहीं होनी चाहिए, सही है, लेकिन मैं ये कहूंगा ये स्मार्टनेस है, टैक्स अवॉइडेंस. तो हम कुछ इस तरह की सिचुएशन को डिस्कस करते हैं. अब सपोज करें एक हाइपोथेटिकली मिस्टर ए, ठीक है, उनका बिजनेस पाकिस्तान में भी है, ठीक है, और उनका बिजनेस लेट से यूएई में भी है. ठीक है, वो डबल बिजनेस, दोनों जगह पर उनका बिजनेस एक्सपेंड किया हुआ है. ठीक है, अब हो क्या रहा है, वो 7 से 8 महीने पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, और 4 से 5 महीने यूएई के बिजनेस में रहते थे. ये 2016-17 की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोविड को एक्सपेंड कर दें. ठीक है, लेट्स से उनको अपने पाकिस्तानी बिजनेस से इनकम कितनी हुई पूरे साल की, अज्यूम कर लेते हैं 1 लाख 10 लाख साल की, नेट प्रॉफिट 10 लाख का हुआ.
और उनको यूएई से बिजनेस हुई, ये पीकेआर में है, और जितनी भी इनकम हुई, जितने भी दरहम हुए, ठीक है, उसको मैं पीकेआर में कन्वर्ट करता हूँ, तो यूएई से उनको 40 लाख पीकेआर के इक्विवेलेंट प्रॉफिट हुआ इन 4-5 महीनों से, क्योंकि वो फॉरेन मार्केट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह यहाँ से वो दूसरे कंट्रीज में बेचते थे। इनकी एक कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थी और दूसरी कंपनी फॉरेन में रजिस्टर्ड थी, लेकिन वो ऑपरेट कहाँ से कर रहे थे, यहाँ से। इस कंपनी का हेड ऑफिस यहाँ पे था, यानी वो ऑपरेट यहाँ से कर रहे थे। ये बात समझ में आ रही है? ये एग्जाम्पल समझ में आ गई? आई होप इस एग्जाम्पल ठीक है। यस लिख दे ताकि मुझे तसल्ली हो 33 के बाद। अच्छा, अब एफबीआर का टैक्स लॉ क्या कहता है? टैक्स लॉ ये कहता है इफ यू आर रेजिडेंट तो आपको पाकिस्तान प्लस फॉरेन दोनों पे टैक्स देना है। बट इफ यू आर नॉन रेजिडेंट, अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो ओनली पाकिस्तान पर टैक्स दें, ठीक है। फॉरेन क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? ये लॉ था, ठीक है, ये लॉ था। और 2019 से पहले, अर्लियर, अगर कोई शख्स 6 महीने पाकिस्तान में रहता, यानी 183 डेज एग्जैक्टली, साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 में से इन पाकिस्तान है तो वो क्या कहलाता था? रेजिडेंट। और अगर वो 180 दिन है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन रेजिडेंट। ये बात समझ में आ रही है? नॉन रेजिडेंट। तो ये मिस्टर ए जो थे, उन्हें इस रूल के बारे में मालूम पड़ा कि यार मैं इस दफा 185 दिन 6 महीने और 5 दिन पाकिस्तान में रहा और मैं तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता हूं, तो मुझे इस पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा। यानी उसे कितने पे टैक्स देना पड़ेगा? 50 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 5 दिन पाकिस्तान से बाहर रहता, अगर मैं सिर्फ 5 दिन पाकिस्तान से बाहर रहता, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने पर टैक्स देना पड़ता? 10 लाख पर टैक्स देना होता। मेरे 4 मिलियन 40 लाख रुपए की टैक्स फ्री हो जाते, बगैर टैक्स के बचत हो जाती। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो लोग क्या करेंगे, आप खुद सोचें, ऐसा अगर होगा तो क्या करेंगे लोग? ऐसे लोग जिनके दोनों जगह पड़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पूरा करने के लिए, फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए भी 3-4 दिन बाहर रह गए। यार थोड़ा स्टे लेंदी कर लो या एयरपोर्ट पे कर देना ताकि मेरे दिन कम से कम हो, क्योंकि उन्हें बिजनेस पॉइंट से दोनों जगह पे तो रहना है, ठीक है। तो ऑन एवरेज उसका ये था। लेकिन किसी एक दफा एक दिन में भी अगर आपके 183 डेज पूरे हो गए, तो इसका मतलब आपको फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम देना होगा। तो यही वजह है कि जो बिजनेसमैन जिनका मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस एक्सपेंड किया मौजूद होता है, तो वो फॉरेन ट्रिप्स ज्यादा लगा रहे होते हैं। इसलिए लगा रहे होते हैं कि उन्हें मालूम था कि 2019 से पहले तक 6 महीने में पाकिस्तान से बाहर रहूंगा, तो मुझे सिर्फ पाकिस्तान पर देना है, मुझे फॉरेन सोर्स पे तो देना ही नहीं है। खैर, पाकिस्तान में टैक्स के हालात ऐसे खराब हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान से जिंदा भाग वाली सिचुएशन तक लोग पहुंच चुके हैं कि भाई फॉरेन ही सेटल हो जाए, जब इतना बिजनेस इस तरीके से चल रहा है। तो देखा जाए तो क्यों? क्योंकि उन्हें फॉरेन सोर्स पे टैक्स नहीं देना होगा। लोग सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान में आते हैं, बाकी तो आते ही नहीं है। खैर, मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरफ मूव नहीं होना चाह रहा, लेकिन यस, इस चीज को तो देखा जाए, अगर आपको ये रूल मालूम है और आप बाहर रह रहे हैं, तो क्या आपने टैक्स चोरी की? नहीं भाई, एक रूल था, आपने टैक्स को क्या किया? अवॉइड किया। ड्यू टू स्पॉट नेट, क्या आप रूल्स एंड रेगुलेशन को अवॉइड करके बेनिफिट क्लेम कर रहे हो? नहीं कर रहे, ठीक है। टैक्स चोरी तो ये होती है कि आप पाकिस्तान में भी होते हो और आप ये कहते हो, या आप पाकिस्तान में से बाहर रहते हो और कहते नहीं, मेरे ये 10 लाख भी पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख है, और बाहर भी मेरे 40 लाख नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 लाख मिल जाए। अगर आप ये कहेंगे तो वो टैक्स चोरी कहलाएगी। लेकिन आप बाहर की एक्चुअल दिखाएं और पाकिस्तान की भी एक्चुअल दिखाएं और पाकिस्तान पे जितना टैक्स बनता है उतना पे करेंगे, तो वो अवॉइडेंस कहलाएगी और क्लेम करेंगे कि भाई मैंने इस तरीके से किया, मैं तो पाकिस्तान में था ही नहीं। तो 2019 में क्या हुआ? 2019 में ये हुआ कि इस 183 डेज को कितने पे कन्वर्ट कर दिया गया? 119 दिन पे कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये देखें, अब क्या हो चुका है, ये 2019 के बजट में, यानी 30 जून 2018 में जो बजट आया था
2019 में ये बात अप्लाई कर दी गई थी कि कोई भी बंदा अगर पाकिस्तान में 121 दिन अगर रह गया, 120 दिन रह गया, तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। यानी अगर वो 4.5 महीने भी पाकिस्तान में है तो रेजिडेंट है, वो 4 महीने भी पाकिस्तान में है तो रेजिडेंट है, वो 4 महीने से कम है तो वो फिर नॉन रेजिडेंट आएगा। तो अब रूल ये हो चुका है, लोग स्टिल अभी भी इससे बेनिफिट करते हैं। ये कुछ और है, एमनेस्टी स्कीम कुछ और थी, उसका इससे ताल्लुक नहीं था। ये सिर्फ एक रूल्स एंड रेगुलेशन में रेजिडेंसी के डेज चेंज हुए थे। वो तो ये था, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको जब न्यूमेरिकल्स पे पहुंचूंगा, कि लोगों ने गलत टैक्स छुपाया हुआ था, बाद में उनको अपनी इनकम बाकायदा एक साथ 2 या 3% पे करके सारे के सारे। तो एमनेस्टी स्कीम ये नहीं थी, ये तो मैं सिर्फ आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा हूँ, इसमें फायदा थोड़ी दे रहे हैं, इसमें तो एक तरीके से नुकसान हो रहा है ना लोगों को। वो असेट डिक्लेरेशन थी, एमनेस्टी की इनकम डिक्लेरेशन नहीं थी, असेट डिक्लेरेशन थी। वो असेट जो आपने छुपाए हुए हैं ना, वो अब लेकर आ जाओ, तो वो उसके ऊपर हम आपसे टैक्स मिनिमम लेंगे और आपकी इनकम मान के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है नौआद, ये कुछ छोड़ था। अच्छा, तो ये आई होप ये रेजिडेंट का स्टेटस की समझ में आ गया। अच्छा, रेजिडेंट के स्टेटस के अंदर एक चीज थी जो मुझे बतानी थी। ये रेजिडेंट का स्टेटस जब हम काउंट करते हैं ना, तो ये कैसे काउंट होता है? इसमें डेज काउंटिंग का मतलब मालूम है क्या है? डे अराइव, मिसाल के तौर पे रात के 11:55 PM पर आपकी फ्लाइट इन हो रही है पाकिस्तान में, सही है, एंट्री हो रही है। किस तारीख को? लेट्स से जुलाई 8 2019। तो जुलाई 8 वाला दिन, चाहे आप 5 मिनट ही क्यों ना थे, ये फुल डे काउंट होगा। ये लिखा हुआ, इतनी बारीकी के साथ लिखा, अ डे ऑफ अराइवल इन पाकिस्तान। अच्छा, इसी तरीके से अगर लेट से आपकी फ्लाइट 12:05 पे AM पे एग्जिट कर रही है पाकिस्तान से, कौन सी तारीख को? लेट से के सितंबर की 15 2019 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो आप 5 दिन के लिए, 5 मिनट के लिए मौजूद रहे, लेकिन सितंबर के महीने के अंदर 15 तारीख भी आपकी इंक्लूड हुई, और यहाँ पे 8 जुलाई भी आपकी देखा जाए पूरा दिन इंक्लूड हुआ। ठीक है, बीच में कोई पब्लिक डे हॉलीडे आती है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। कोई छुट्टी आपने की थी, नहीं मैं आ तो गया था लेकिन मैं इस दिन काम ही नहीं कर रहा था, कोई इनकम ही नहीं कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो लोगों ने इस तरीके से क्लेम किया है, कोई स्ट्राइक हो जाए और बंद होए तो भी नहीं काउंट होगा। ठीक है, हाँ अगर वो पाकिस्तान के अंदर स्टे ट्रांजिट के तौर पे है, कि बीच में सम टाइम जैसे होता है ना, पाकिस्तान के अंदर एक ट्रांजिट फ्लाइट थी, लेट से UAE से उसे ऑस्ट्रेलिया जाना था, डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के बजाय जो फ्लाइट उसने पिक की, वो कराची एयरपोर्ट पे एक दिन के लिए स्टे कर रही है वेट करने के बाद, तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर में ही रहेगा, पाकिस्तान के अंदर एंट्री उसने नहीं की, तो ये एक दिन उसका दिन काउंट नहीं होगा, ट्रांसिट वगैरह वाया वोएज वाया। सही है, कोई और फॉरेनर भी मतलब अगर आना जाना वगैरह इस तरीके से हो रहा है, हो सकता है वो इंटरनेशनल लाउंज के अंदर बाकी किसी बंदे को बुला ले अंदर और फिर वापस चले जाए। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि रूल्स कैसे काउंट करते हैं। अच्छा, अब ये वाली चीज भी एक है, रेजिडेंशियल स्टेटस, नॉन रेजिडेंट वर्ल्ड वाइड इनकम, यानी बोथ पाकिस्तान प्लस फॉरेन, दोनों सोर्स पे उसको टैक्स लगाना होगा, देना होगा। ठीक है, और नॉन रेजिडेंट को सिर्फ और सिर्फ किस पे देना होगा? पाकिस्तान सोर्स पर। अच्छा, इसमें एक छोटा सा इश्यू है, और वो छोटा सा इश्यू क्या है? टैक्स ट्रीटी। अब ये टैक्स हेवन की थोड़ी सी थ्योरी है, और वो टैक्स, आपको मालूम है ना, बहुत से कंट्रीज के अंदर कहते हैं कि हम टैक्स फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपको टैक्स नहीं देना वगैरह, टैक्स फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वो टैक्स फ्री इन्वायरमेंट वगैरह क्या है? अच्छा, इस पे अगर मैं ये चीज ब्रीफ कर दूंगा, अगेन इस पे भी हम उसी पे जाते हैं। यस, ये पर्सन कवर हो गया। अच्छा, यही वाली बात, एडवर्टाइजमेंट पे गुजारा करें। The master of Welcome to the video series of business taxation. In this video, we will be covering scope of total income based on residential status.
रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस, और देन उसके साथ साथ उस पे टैक्सेशन अप्लाई किस तरीके से होगा। सो इफ अ पर्सन इज रेजिडेंट, सो उसको किस पर टैक्स देना होगा, वर्ल्ड वाइड इनकम पर, इररेस्पेक्टिव के उससे पाकिस्तान से इनकम हो रही है या फॉरेन सोर्स ऑफ से इनकम हो रही है। सो दोनों सूरतों में अगर वो रेजिडेंट में फॉल होगा कैटेगरी में इस पर इनकम टैक्स रूल्स, तो उसको अपनी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम पर भी टैक्स देना होगा। However, if a person is being classified as non-resident as per income tax rules, so incident of taxation will be only on पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम, यानी उसको सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम पे टैक्स देना है अगर वो नॉन रेजिडेंट क्लासिफाई होगा। सही है। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस और रूल्स कि टैक्स ट्रीटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, दो कंट्रीज के दरमियान टैक्स ट्रीटी है, एक सही है, पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान का रेजिडेंट तो है, लेकिन उसका पार्ट टाइम में एक अदर बिजनेस है, साइड बिजनेस इनकम जनरेट कर रहा है, लेट्स से दुबई या किसी और कंट्री से, यूके या यूएसए में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बेसिस पर सिर्फ कुछ प्रॉफिट हो रहा है। सो अगर वो पाकिस्तान में 8 मंथ या इससे 4 मंथ और इससे ज्यादा स्टे करता है, तो उसको अपनी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम पे टैक्स तो देना है। हाउएवर अगर उस कंट्री के साथ पाकिस्तान की टैक्स ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, तो इन दैट केस टू अवॉइड डबल टैक्सेशन उसको उस फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम पे टैक्स नहीं देना होगा अगर उसके उस कंट्री के साथ टैक्स ट्रीटी एग्जिस्ट करती है। सो पाकिस्तान की टैक्स ट्रीटी पाकिस्तान की किन किन कंट्रीज के साथ है वो एक सेपरेट वीडियोस में हम कवर कर रहे होंगे। सही है। तो टैक्स ट्रीटी अगर एग्जिस्ट करती है, तो टैक्स ट्रीटी विल बी कंसीडर्ड इन केस ऑफ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन, यानी जो पाकिस्तान का रेजिडेंट है उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है। लेकिन इट विल बी आल्सो कंसीडर्ड इफ वी आर डिस्कसिंग इनकम टैक्स ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन और उसकी कोई पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कोई फॉरेनर है पाकिस्तान से बाहर रह रहा था, नॉन रेजिडेंट की पर्सन की कैटेगरी में क्लासिफाई हो गया, लेकिन उसको पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम है, तो ये देखना होगा कि वो जिस जहां का रेजिडेंट है वहां के उस कंट्री के साथ पाकिस्तान की टैक्स ट्रीटी क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, वेलकम टू द वीडियो। अच्छा ये एक मिनट, अच्छा कंटिन्यूसली बोलना, इस वजह से मैंने उस वीडियो पे चला ली थी। अच्छा, आई होप टैक्स ट्रीटी वाली बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसको मैं एक छोटी सी अपनी एग्जांपल से लिंक कर देता हूँ। एग्जांपल क्या है, सपोज करें, अच्छा हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई कोच फॉरेनर है, ठीक है। अच्छा, अब वो रेजिडेंट तो है, ठीक है। क्यों रेजिडेंट है? क्योंकि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कोचिंग वगैरह कर रहा है, कोच ऑफ पीसीबी, ठीक है। अच्छा, इसको सैलरी मिल रही है पाकिस्तान से, ठीक है, और वो पाकिस्तान में स्टे कर रहा है। हालांकि उसको एक फेवर दिया गया, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी एक बाकायदा पूरा कोचिंग सेंटर चल रहा है फॉरेन में, अपने उसके होम कंट्री में। तो उसको पाकिस्तान सैलरी से लेट से उसको $50,000, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, $50,000, हालांकि इससे ज्यादा ही है, एनुअल उसकी इनकम बनती है पाकिस्तान से। और उसको अपने होम कंट्री में भी लेट से कि 25 से 30,000 US डॉलर उसकी इनकम हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है। उसके ये देखा जाए तो ये उसकी एनुअल इनकम एज सैलरी, और ये प्रॉफिट एज बिजनेस उसके होम में। अच्छा, अब क्या, अगर इफ वो रेजिडेंट है तो टेक्निकली उसको इन दोनों पे टैक्स देना है, लेकिन वो फॉरेनर इस पे क्यों टैक्स देगा, वो इसको डिक्लेयर ही नहीं करेगा। खैर, लेकिन इस किस्म के जितने फॉरेनर्स होते हैं, इस किस्म के जितने फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेन नेशनल्स, ठीक है, इस किस्म के जितने फॉरेन नेशनल्स होते हैं, उन फॉरेन नेशनल्स को एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, क्योंकि वो देखा जाए तो नेशन को सर्व कर रहे हैं। तो अगर एक फॉरेनर गोरा कोच होता तो ये बात सही थी, लेकिन मैं अब आ जाता हूँ वर्डिंग पाकिस्तान की। हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि वसीम अकरम साहब, जिनकी वाइफ ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है, वो पाकिस्तान की पीसीबी की कोचिंग क्रिकेट टीम की कोचिंग पे आते हैं, लेकिन उनका अपना खुद का भी, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में उनकी वाइफ के साथ पार्टनरशिप में
कोई ना कोई बिजनेस चल रहा है, इस वक्त तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। अब ऐसे केस में अब आप बताएं कि वो अगर पाकिस्तान में 4 महीने या से ज्यादा अरसा रह गए तो वो रेजिडेंट कैटेगरी में फॉल करेंगे नहीं करेंगे? और अगर वो रेजिडेंट कैटेगरी में फॉल करेंगे तो उनको अपनी ऑस्ट्रेलियन इनकम पे भी टैक्स देना है और पाकिस्तानी इनकम पे भी टैक्स देना है। तो अगर वो टैक्स अवॉइडेंस वाली बात करना चाहते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान में 4 महीने लें और बाकी 8 महीने ऑस्ट्रेलिया में लें, तो ऑस्ट्रेलिया में जितना भी प्रॉफिट होगा वो उनको उसी तरीके देखा जाए नहीं देना होगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं तो ऐसी सूरत में उन्हें अपने फॉरेन बिजनेस पे भी तो टैक्स देना होगा नहीं देना होगा? ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। करेंगे हमजा उमर? देना होगा, यस यस, यही वाली बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लें। ऑनलाइन पढ़ाना बड़ा मुश्किल है भाई, मैं बोल बोल के थक गया। मुझे कैटेगरी वाइज किसी की कोई क्वेरी है? पढ़ना मुश्किल है, आप खाली बैठे हुए सुन रहे हैं। 1 मिनट, मैं पॉज कर रहा हूँ थोड़ी देर के। नहीं भाई, ऑफ तो नहीं करने वाला, मुझे अभी बहुत सी चीजें बतानी थी अच्छी खासी बाकी। अच्छा, हम तेजी से बाकी करते हैं। ये तो हो गया रेजिडेंट, आई होप। अच्छा, किसी की कोई क्वेरी ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाह रहे शायद, या सब समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? चले आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहूंगा, चले आगे काम करते हैं। ये जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है ना, इसके लिए ये रहा, ये वीडियो 6 मिनट की है, सुन लें सुकून से। Series of business taxation. In this video, we will be covering the concept of foreign source of income for resident person. यहाँ पर 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं, हम इन तीनों सिचुएशंस को बारी बारी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कि इफ अ पर्सन इज रेजिडेंट फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, तो उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम को किस तरीके से टैक्स पे अप्लाई लेकर आएंगे, या वेदर उसको टैक्स पे करना होगा या नहीं करना होगा। सेकंड, इन केस ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, यानी एक फॉरेन पाकिस्तानी था, वो किसी पर वजह से 4-5 साल के लिए फॉरेन में या जॉब कर रहा था या स्टडी पर्पस के लिए गया था, फॉर एग्जांपल पीएचडी कंप्लीशन या किसी बिजनेस पर्पस के लिए, रिलेटिव के लिहाज से वो पाकिस्तान में वापस आ रहा है, सही है, यूके या फॉर एग्जांपल डिफरेंट यूएसए से कुछ फॉरेन पाकिस्तानी सिटीजन जो वहां पे नेशनलिटी रखते थे लेकिन पाकिस्तान में वापस आए, तो वापस आने के बाद उनकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो वहां से एग्जिस्ट करती होगी उसका इनकम टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। और थर्ड केस, इन केस ऑफ फॉरेन सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, एक पाकिस्तानी पाकिस्तान में रेजिडेंट के स्टेटस पे मौजूद है लेकिन उसको जो सैलरी मिल रही है वो फॉरेन सोर्स है। इट मे बी ड्यू टू फ्रीलांसिंग और इट मे बी ड्यू टू कि वो ऑनलाइन रहते हुए किसी दूसरे कंट्री के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, मैं अपने कुछ दो फ्रेंड्स को जानता हूं जो कि पाकिस्तान में रहते हुए फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर एसोसिएट प्रोफेसरशिप के टाइटल के तौर पे ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम वो किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। सो लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट सिचुएशन इन टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। ये क्लासिफाई कैसे होगा? if the individual is a resident only by reason of employment, यानी वो रेजिडेंट तो है, सही है, पाकिस्तान के अंदर रेजिडेंट है लेकिन उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, सही है। द इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान फॉर नॉट मोर देन 3 years, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट को इनकम टैक्स रूल्स ने 3 साल के अरसे के लिए क्लासिफाई किया है। एंड द इनकम इज नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, साथ ही साथ उसको इनकम वो पाकिस्तान में नहीं मिल रही, उसको बाहर से मिल रही है, सही है, तो उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एग्जाम्प्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं एक बिल्कुल फेमस एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ यू विल बी अवेयर कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच के लिए फॉरेन कोच हायर किए थे, तो उस फॉरेन कोच को पाकिस्तान में जो सैलरी मिल रही है वो उसका लोकल सोर्स ऑफ पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन साथ ही साथ वो अपना बिजनेस चला रहा था अपने खुद के कंट्री में,
ठीक है, लेट्स से साउथ अफ्रीका या किसी वो जिस कंट्री से वो नेशनलिटी बिलोंग रखता था, तो उसको वहां से जो इनकम हो रही है क्या उसको पाकिस्तान में टैक्स देना होगा? वो देखा जाए तो मोर देन 6 मंथ 2017-18 में या ओल्ड सिचुएशन की बात करते हैं, या पूरा साल पाकिस्तानी टीम के साथ है और पाकिस्तान में उनका स्टे मौजूद है, सही है, तो उनको पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम पे तो टैक्स देना होगा, बट उनकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम विल बी एग्जेम्प्ट, सही है। सो ये फर्स्ट सिचुएशन थी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड एग्जांपल, इन केस ऑफ रिटर्निंग एक्सपेडिएट अंडर सेक्शन 51 जो इनकम टैक्स रूल्स है, वो क्या है? इफ द इंडिविजुअल इज पाकिस्तानी सिटीजन, ये तीनों कंडीशन मस्ट होनी चाहिए कि इंडिविजुअल पाकिस्तानी सिटीजन है, द इंडिविजुअल इज रेजिडेंट ड्यूरिंग द करंट टैक्स ईयर, जिस टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं उस टैक्स ईयर के अंदर वो रेजिडेंट है, एंड वाज नॉन रेजिडेंट इन द प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर, और पिछले 4 सालों से, यानी वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ से पिछले 4 सालों में नॉन रेजिडेंट था, वो पाकिस्तान में था ही नहीं, पिछले 4-5 सालों से वो पाकिस्तान से बाहर, लेट से, सही है, मिडल ईस्ट में वो जॉब कर रहा था, ड्यू टू कोविड या जो भी सिचुएशन आई, तो डाउन साइजिंग की वजह से उसे उस कंट्री से निकल के उसने अपने जितनी भी सेविंग के साथ पाकिस्तान में बिजनेस करने का सोचा, साथ साथ, या वो वहां पे बिजनेस कर रहा था, हालात सिचुएशन अनफेवरेबल हो गई और वो पाकिस्तान से अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाह रहा है, तो इन दैट केस वो पाकिस्तान में आ चुका है, पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट कर चुका है, लेकिन बिजनेस क्लोज अप करते वक्त जो लास्ट सोर्स ऑफ इनकम होता है, कुछ वाइंडिंग अप के कुछ बेसिस पे उसको कुछ सोर्स ऑफ इनकम उसका एग्जिस्ट करता था, तो क्या उसको अपने उस फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम पे भी उसको अब टैक्स देना होगा? नहीं, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम इज एग्जेम्प्ट नॉट ओनली फॉर करंट ईयर बट फॉर फॉलोइंग ईयर, यानी अब वो पाकिस्तान आ गया और बिजनेस चलता हुआ चला के आया था, तो पिछले 4 सालों की बेसिस पे जो भी उसने करने के, तो उसको इस करंट टैक्स ईयर पे फॉरेन सोर्सेस की एग्जेम्प्ट होगा, और उसके बाद 1 साल तक अलाउ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि फॉरएवर या 3-4 सालों तक उसको एग्जेम्पशन मिल रही होगी, एज वो नॉन रेजिडेंट से रेजिडेंट बन चुका है पाकिस्तान का, तो उसको 2 ईयर का बेनिफिट मिलेगा, करंट और फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर। So this was the second example. Now moving toward third example of foreign source of income. ये केस है कि फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो इसमें क्या होता है? इफ द इंडिविजुअल हैज पेड द फॉरेन इनकम टैक्स ऑफ फॉरेन सैलरी, यानी वो फॉरेनर पाकिस्तान के अंदर रेजिडेंट बन चुका था, लेकिन उसको पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा था, लेकिन उसकी सैलरी फॉरेन कंट्री में आ रही थी, सही है, तो क्या उसको अपनी फॉरेन सैलरी पे भी इनकम टैक्स देना होगा? नहीं, उसकी एग्जेम्प्ट है। और द इंडिविजुअल लीव ड्यूरिंग द ईयर एंड रिमेन अब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर, यानी फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी से ये किसी वजह से फॉरेन कंट्री से जॉब की ऑफर आ गई, वो 8 या 9 महीने टैक्स ईयर के अंदर पाकिस्तान में उसने काम किया, और अगले 4 महीने के अंदर, सही है, वो फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है, तो आउट ऑफ 12 मंथ्स ऑफ पर्टिकुलर टैक्स ईयर देखा जाए तो उसकी 8 मंथ की सोर्स पाकिस्तानी सोर्स होगी और 4 मंथ की सोर्स फॉरेन सोर्स होगी। सो 8 मंथ की पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम पर तो उसको टैक्स देना होगा, लेकिन क्या 4 मंथ की जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है क्या उस पर टैक्स पे करना होगा? नहीं, अगर उसको उस कंट्री की गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स डिडक्ट कर दिया है तो उसको पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं करना, या वो थ्रू आउट मूव हो जाए, यानी पाकिस्तान में रहते हुए भी जॉब कर रहा है लेकिन टैक्स कट किया तो भी उसको टैक्स नहीं पे करना, एग्जेम्प्ट है, और अगर वो बाकायदा परमानेंटली सेटल हो जाता है उस कंट्री में तो भी उसको टैक्स पे नहीं करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छा, आई होप कि मैंने ये जो चीज़ें ब्रीफ की हैं इसमें आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि भाई किस तरीके से क्या क्या टॉपिक्स वगैरह मौजूद है, एक रफ सिचुएशन का आइडिया हो गया है आपको, ठीक है। नाउ अच्छा, अगर टेक्निकली अगर देखें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स में मौजूद हैं और इनको आप देख सकते थे कि 10 की पूरी सीरीज मौजूद है, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो कि मुझे साथ साथ क्लास के साथ ही डिस्कस करनी थी जिसकी रिकॉर्डिंग्स प्रॉपर नहीं थी। अच्छा, अब मैं ये कहूँगा एक काम ये करना है, जो टैक्स का अप्लाइड प्रोजेक्ट है ना उसके लिए आपने ही काम करना है। ये जो रिक्वेस्ट है ना कि ये सर थोड़ा जल्दी ऑफ वाली बात, ये देखिए टैक्स प्रोजेक्ट यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी, यूनिट डी, यूनिट ई, यूनिट एफ और यूनिट जी, ये साथ के साथ आप वीडियो देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मुझे टैक्स प्रोजेक्ट में करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। बेसिकली किसी भी एक बंदे को इनकम टैक्स ई फाइलिंग करना सिखानी है। अब उसकी इनकम टैक्स ई फाइलिंग आप किस तरीके से कर रहे होंगे? ऑफ कोर्स उसको लॉगिन होना चाहिए, और लॉगिन होने के बाद अगर मैं
एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से कि एक अच्छा ये छोटी सी सिचुएशन है, अच्छा छोड़ दें, किधर गया, यस हियर इट इज। हाँ, तो एफबीआर के पोर्टल के अंदर आपको सबसे पहले किसी को प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाना है। अब रजिस्टर्ड करवाने के बाद उसका मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी बिजनेस के बजाय आप किसी सैलरीड को लीजिएगा तो आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। और उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, ये अगर आप देखें ना टैक्सेशन के यूनिट, तो टोटल टैक्स प्रोजेक्ट की 6 से 7 वीडियोस हैं, ठीक है। ये 6-7 वीडियोस आप देखेंगे तो आपको किसी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि क्या है, कि किसी भी बंदे का टैक्स पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैसे करते हैं, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट का स्टेटस किस तरीके से चेक करते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल के मैं आपके सामने एक एक्चुअल लाइव एग्जांपल के तौर पे एक एनआईसी नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से दिस, ये नहीं, ये भी नहीं, यस, बल्कि छोड़ें, इसको हटा ही देते हैं। ओके ठीक है। अच्छा एफबीआर की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो मैं आपको पहले आइडिया दूंगा। अगर मिसाल के तौर पे ये मुझे आई डोंट नो मैंने इससे पहले ये चीज़ इस तरीके से बताई है नहीं बताई है, लेकिन आई होप बताई भी होगी। एफबीआर की वेबसाइट पे आए, ये आपकी मेन एफबीआर की वेबसाइट है। इसके अंदर आपका इस इनकम टैक्स का आईआरएस का जो पोर्टल है के बजाय मैं कहूँगा सबसे पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल। इस वक्त देखा जाए तो एक और मैं पास एक्सपीरियंस की बेसिस पे एक एग्जांपल शेयर करूंगा। जो स्टूडेंट सही तरीके से ये प्रोजेक्ट समझ जाएंगे और सक्सेसफुल कर सकते होंगे, वो कम से कम अपनी इस कोर्स की फीस तो निकलवा सकते हैं, कमा सकते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स ई फाइलिंग का जब सीजन आ रहा होता है तो 2-3 महीने के अंदर लोग कोई भी इनकम टैक्स ई फाइलर बनाने के लिहाज से 3,000 4,000 5,000, और अगर सैलरीड पर्सन के, और ये है कि अगर बिजनेसमैन होता है तो 10,000 से लेकर 50,000 तक डिपेंड करता है कि बिजनेस का लेवल क्या है और आपकी एक्सपर्टीज कितनी है या किस तरीके से आपके इन्वॉल्वमेंट है, अगर आप प्रॉपर सही करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए आप में से अगर कोई अपना टैक्स एफबीआर का टैक्स इनकम टैक्स शेयर करना चाहेगा, एनआईसी नंबर फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने एक नंबर एनआईसी नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, बल्कि अपना ही लिख देता हूँ 423011। ये अगर आप किसी को चेक करना चाहते हैं कि वो एफबीआर पे रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो उस ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल में आप जाएंगे, जो यहाँ पर आपके सामने ये टैक्स ईयर प्रोफाइल नजर आए, टैक्स ईयर प्रोफाइल के अंदर आप इंफॉर्मेशन डालेंगे तो ये देखें जैसे मेरी इंफॉर्मेशन आपके सामने नजर आ रही है। तो मेरे नाम पे खैर एक बिजनेस रजिस्टर्ड है, एमएम अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंसी, लेकिन बाकी सारे मेरे एनआईसी डिटेल कब कब रजिस्टर्ड हो, ठीक है। अगर यहाँ पे नो रिकॉर्ड आता है, अब एग्जाम्पल के तौर पे इसी तरीके से मैं ये करता हूँ, ये देखें एक और सिचुएशन है कि ये 2000 इनके नाम पे कोई बिजनेस वगैरह रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये टैक्स ईयर प्रोफाइल है। लेकिन इस टैक्स ईयर प्रोफाइल के साथ साथ एक और चीज भी मुझे बतानी है कि टैक्स ईयर प्रोफाइल का मतलब आप एफबीआर में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो अगर आप किसी अपने प्रोजेक्ट में किसी एनआईसी किसी बंदे को इंक्लूड करना चाहते हैं और वो एक्चुअल होना चाहिए, आप अपने आप को नहीं करेंगे प्रेफर, मैं कहूंगा कि आप एक्चुअल केस की तरफ जाएंगे, तो उसका एनआईसी डालकर टैक्स ईयर प्रोफाइल में अगर नो रिकॉर्ड आ रहा है तो इसका मतलब आपको उसको रजिस्टर्ड करना है। और रजिस्टर्ड कैसे होता है, रजिस्टर्ड करने के लिए ये नजर आ रहा होगा इस आईआरएस पोर्टल पे, रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पर करके सिंपली एक फॉर्म भरना है एनआईसी वगैरह, तो आप ऑटोमेटिकली उसको रजिस्टर्ड करवा सकते होंगे। अच्छा एक बंदा रजिस्टर्ड है लेकिन ये चेक करना है कि वो एक्टिव टैक्स पेयर का पार्ट है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं सीएनएसी वगैरह वाली बात करता हूँ, OJR-H3A। अच्छा मैं लेट से ये कहता हूँ कि भाई मुझे ये चेक करना है कि ये बंदा रजिस्टर्ड है या नहीं है,
तो देखा जाए तो क्या नजर आ रहा है, इनएक्टिव नजर आ रहा है डेट चेंज की। और लेकिन अब अगर मैं एफ करता हूँ, ठीक है, इस तारीख को, यानी इस तारीख को रजिस्टर्ड था पूरा हिस्टोरिकली, और इस तारीख को रजिस्टर्ड नहीं था, यहाँ पर इनएक्टिव नजर आ रहा है 16 मार्च को। और जब यहाँ पे देखते हैं तो 25 अप्रैल को ये डेट क्या नजर आ रही है, एक्टिव वगैरह वाली बात। अब ये है क्या, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का पार्ट बनते या नहीं करते, इसको रूल्स के लिहाज से मैं एग्जांपल से डिस्कस कर लेता हूँ कि ये बेसिकली है क्या। एटीएल ये प्रोजेक्ट के लिए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लॉ कहता है कि अगर आप किसी को, एक होती है रजिस्ट्रेशन, एफबीआर में रजिस्टर्ड तो हो गए, ठीक है, लेकिन वेदर यू आर एक्टिव, एक ये पुरानी टर्म है जो कि फाइलर और नॉन फाइलर का चक्कर था, ठीक है। तो उस टर्म को इन्होंने चेंज कर दिया है, एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट और इनएक्टिव। एटीएल के अंदर आप इनएक्टिव हो चुके हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, लॉ कहता है 2 years एंड ऑन टाइम, आपने 2 साल का टैक्स ईयर के रिटर्न्स गवर्नमेंट को सबमिट किए हैं और ऑन टाइम सबमिट किए हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का पार्ट हो जाएंगे। अब ये बात मैं कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से जुलाई 1 2019 से लेकर जून 30 2020, इस साल का हिसाब किताब गवर्नमेंट ने आइडियली बाय लॉ जुलाई 1 2020 से लेकर सितंबर 30 2020 तक का टाइम होता है 90 डेज का, लेकिन गवर्नमेंट ने इस केस में फेब 2021 तक की एक्सटेंशन की हुई थी कि रिटर्न सबमिट करवाएं, लेकिन ये कौन से टैक्स ईयर का रिटर्न है, 2020 का। फिर इसके बाद अगला साल कब आया, जुलाई 1 2020 से लेकर जून 30 2021, ये टैक्स ईयर तो 2021 है। अब इसके लिए भी आइडियली जुलाई से लेकर सितंबर तक का टाइम होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए सिर्फ अक्टूबर 2021, 8 या 15 अक्टूबर 2021 तक का टाइम दिया था। अब सपोज करें आज की तारीख में अगर किसी को एटीएल का पार्ट बनना है, तो देखा जाए तो इस वक्त 2022 का तो टाइम आया ही नहीं है, लेकिन 2020 और 2021 का तो टाइम जा चुका है और 2022 का आया ही नहीं है। तो 2020 का भी आप रिटर्न सबमिट करेंगे, 2021 का भी सबमिट करेंगे, लेकिन 2021 की लेट फीस आप जमा कराएंगे, और ये सिर्फ 1000 रुपए सरचार्ज होते हैं, 1000 रुपए सरचार्ज होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर सिर्फ डेट चेंज की थी, तो वर्डिंग क्या लिखी हुई थी, वर्डिंग ये लिखी हुई थी, क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई करते देखें, इनएक्टिव लिखा हुआ है, इनएक्टिव, नो इन केस यू हैव नॉट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ 2021 प्लीज फाइल नाउ। और अगर फाइल ड्यू डेट के बाद फाइल किया है तो सरचार्ज पे करना है। अब सरचार्ज अगर इंडिविजुअल है तो 1000 रुपए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो 10,000 रुपए, और कंपनी है तो कितने हैं, 20,000 रुपए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, आई होप। ठीक है सर, एक्सटेंशन का लोग क्यों वेट करते हैं ऐसा, अच्छा ये बात समझ में नहीं आया सर, नो सर, एक्सटेंशन का लोग क्यों वेट करते हैं, नौहात बोल के करो, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, आपने जब मैं क्या जुमला बोल रहा था उसको पूछा था, आप माइक अलाउ है, बोल के पूछे। अच्छा नहीं, गुंजाइश देती है ना, बेसिकली गुंजाइश नहीं, बाय लॉ है। शोएब या नुहात, अगर आप यही बात पूछ रहे हैं तो वर्डिंग सुन लें, मैं वापस कह रहा हूँ, ये जो 90 डेज का पीरियड है, ये बाय लॉ है, ये बाय लॉ है कि 90 डेज आपको मिलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 30 जून को हिसाब हुआ, लेकिन होता क्या है, इसका मतलब 1 जुलाई को अगर कोई सबमिट करना चाहे कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो आईआरएस का पोर्टल मैंने खोल के दिखाया ना, इसमें टेक्निकल ग्लिच या हैंग होना
या इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से नॉर्मली क्या होता है, समटाइम एफबीआर का खुद का पोर्टल रेडी नहीं होता सबमिशन के लिए। जैसे कि मुझे याद पड़ता है एक दफा तो उन्होंने जुलाई 10 को स्टार्ट कर दिया था, तो देखा जाए 90 दिन के बजाय उनको 80 दिन मिले, 81 डेज मिले। जुलाई 10 को एक्टिव था तो शुरू के 9 दिन जाया हुए। इसी तरीके से इवन एक दफा पास्ट में जब नया नया आईटीएल आया था, ये आयरस पोर्टल इंटरनेट पे, तो उसमें ये आप यकीन करें कि सितंबर की 15 तारीख को इनेबल हुआ। तो इससे पहले एफबीआर ये पोर्टल अवेलेबल ही नहीं था। यानी मसला था कुछ रिटर्न फाइल हो सकते थे, कुछ कम लोग फाइल नहीं कर सकते थे। तो सिर्फ 15 दिन में तो नहीं आ सकते, तो फिर गवर्नमेंट को बाय लॉ एक्सटेंशन देनी पड़ती है। सही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्सटेंशन नहीं देती तो भी वो रिटर्न फाइल हो सकता है सिर्फ 1000 रुपए या 5000 रुपए या 20000 रुपए, डिपेंड करेगा कि कंपनी है या इंडिविजुअल है, इतने देने पड़ेंगे। तो बिजनेसेस के लिए 20000 रुपए की रकम समटाइम बड़ी होती है अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। तो कि लेट क्यों टाइम किया, तो फौरन फौरन जमा करवाना होता है इसलिए। ठीक है। आप कह सकते हैं कि यस, नहीं है अब ऐसा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता नहीं है। इकरा का एलएमएस ब्लैक बोर्ड बहुत बेहतर है। ठीक है, वो यूज ना करना। लोग वेट करते हैं कि जब कोई अगली एक्सटेंशन मिलेगी तो करेंगे, वरना अभी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए अवॉइड करना चाह रहे हैं। वो बेसिकली देखा जाए बाय रूल 90 डेज मिलने चाहिए शोएब, इससे ज्यादा आपको वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके सारे हिसाब किताब सीधे हैं तो क्यों वेट कर रहे हैं। वो तो आप चक्करों में बहुत से लोग इसलिए भी कर रहे होते हैं कि यार कोई फेवर आ जाएगा आखिर में कर देंगे, या क्यों इसकी वजह ये भी होती है कि पैसे देने होते हैं। अब इसकी एग्जांपल में न्यूमेरिकल्स के तौर पर डिस्कस करूंगा कि लेट्स से एक बिजनेसमैन का टैक्स बना 50,000, तो वो पहली तारीख को जमा कराने के बजाय कोशिश करेगा आखिरी तारीख को जमा कराए, ताकि वो 50,000 रुपए को भी घुमा ले साइकिल। ठीक है शोएब। तो एक ये वजह भी होती है, लेकिन बिजनेस सैलरीड को तो जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। ठीक है, आई होप। अच्छा, अब किसी की कोई क्वेरी है? नहीं, मैं कंटिन्यूसली बोल बोल क्या हालत बुरी हो गई। रोजे वाली सिचुएशन के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी दो स्टूडेंट्स इसी क्लास की मेरे पास ऑफिस में फेस टू फेस में आई थी, और इन्होंने यूनिवर्सिटी में क्लास ये सोची, अंदाजा था कि फेस टू फेस, तो वो दोनों वो वापस आके मुझे मिले, तो उन्होंने कुछ डिस्कशन करनी थी इस वजह से। अगर वो सुन रहे हैं तो, नहीं सुन रहे और अगर वो जा चुके हैं तो इट्स ओके, बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। किसी की कोई क्वेरी है आज जो पढ़ाया उसके तौर पे? भाई काइंडली एक काम कीजिएगा कि टेक्स्ट प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अगले मंडे को हमारी क्लास नहीं होने वाली, तो ये जो टेक्स्ट प्रोजेक्ट है ना, इनको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको काम क्या करना है टेक्स्ट प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट यूनिट ए से लेकर यूनिट जी तक, और यकीन करें सिर्फ इन्हीं वीडियोस की बेसिस पे आप सैलरी और क्या इजीली मैनेज कर सकते होंगे। बिजनेस का तो मैं साथ साथ आपको क्लास में बता रहा हूँ, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बता रहा हूँ। तो नहीं, इंडिविजुअल है दानियाल, कोई ग्रुप वर्क नहीं है, इंडिविजुअल है। हर किसी ने अपना खुद का काम करना है, प्रोजेक्ट अकेले करना है, क्योंकि ऑप्शन है ना। लेक्चर नोट्स अगर नहीं सक्सेसफुल हुए तो लेक्चर नोट्स तो आपके पास है ही। ठीक है। ओके, मेरे पास डेटा बता रहा है कि कितने स्टूडेंट, चेक करने के लिए कितने स्टूडेंट एक्टिव है, हाथ उठाएं। क्या बात है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अटेंडेंस जिन आधे घंटे से कम अगर लॉग आउट होके चले गए तो ब्लैक बोर्ड उनकी ऑटो एब्सेंट कर देगा, तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। कम से कम आधा घंटा या से ज्यादा तो रहना था। बाकी आप रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी, आप बाद में देख सकते होंगे। ठीक है। सो